ज़रूरतें और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, नोटबुक और पेन ले आइए प्री बोर्ड 2 का सेक्शन सी करने के लिए। इस सेक्शन में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज दिस। ये कंडीशन है, हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सबसे पहले हम आर को लिख लेते हैं T1 T2 T1 is similar to T2। एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के सिमिलर है। नाउ इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज चेक करनी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे आप? इस कंडीशन में दोनों साइड सेम ट्रायंगल लिख दीजिए, यानी T1 इज सिमिलर टू T1। हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये बात सही है तो T1 T1 का पेयर बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज R is reflexive। ओके, सेकंड, सिमेट्रिक। हम इसे सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? सिमेट्रिक के लिए क्या किया जाता है, एक ऑर्डर्ड पेयर को, एक जोड़े को मान लिया जाता है कि ये R में है और शो करना है कि T2 T1 भी R में होगा। ओके, अगर T1 T2 R से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, T1 इज सिमिलर टू T2। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, T2 को पहले लिख देते हैं और T1 को बाद में, क्या इन दोनों लाइंस का सेम मतलब है? हाँ जी, बिल्कुल एक ही बात है ये। इट मीन्स T2 T1 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। नाउ थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक होती है? इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर लिए जाते हैं। लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R और T2 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 और इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T3। अब बताइए, T1 ट्रायंगल सिमिलर है T2 ट्रायंगल के और T2 ट्रायंगल सिमिलर है T3 ट्रायंगल के। क्या इस बात का मतलब ये नहीं है कि T1 इज सिमिलर टू T3? बिल्कुल है, लेकिन ऐसा लिखने से T1 T3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव में यही होता है, 2 ऑर्डर्ड पेयर अपनी तरफ से लिए, बीच में से T2 को गायब किया। T1 और T3 अगर R से बिलोंग कर जाए देन R विल बी ट्रांजिटिव। ओके, अब इस R ने तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो R is an equivalence relation। ओके, ये क्वेश्चन यहां फिनिश हो जाएगा। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। 1 माइनस कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कोस 2x का
2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ है 1 माइनस कोस एक्स, ये वाला 2 नहीं है, तो 1 माइनस कोस एक्स का यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी यहाँ 2x है तो 2x का हाफ ये, यहाँ x है तो x का हाफ x बाई 2। ओके, सिमिलरली यहाँ से भी 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, तो ये वाले रूल हमें यहाँ अप्लाई करने हैं। स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स के प्लेस पे लिखना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स के प्लेस पर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसे लिखा जा सकता है tan एक्स बाई 2। ओके, tan इनवर्स और tan कैंसिल और x बाई 2 आंसर, दैट्स इट। था ना कितना इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, हमें ये वेरीफाई करना है, ये है ए मैट्रिक्स और ये है बी। ए इज इक्वल टू 0 1 2, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स से रो मैट्रिक्स बन जाएगी ऐसे। बी मैट्रिक्स है 1 5 7, यहाँ से बी ट्रांसपोज की वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स 1 5 7, रो का कॉलम बन जाता है और कॉलम का रो। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें ए बी का ट्रांसपोज लिया गया है, तो पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले आप ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। इस वाली मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो हैं और इसमें 1 कॉलम है। इस वाली मैट्रिक्स में 1 रो लेकिन कॉलम 3, और जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक का लास्ट यानी एक के कॉलम और दूसरी के रो मैच होंगे तभी मल्टीप्लाई होती है, और जो ये बाद में बच गए 3 बाई 3 उतने बाय उतने की मैट्रिक्स आंसर में बनती है, यानी हमारी मैट्रिक्स 3 बाई 3 की बनने वाली है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और जैसे ही फिर आप इस 0 की मल्टीप्लाई करने के लिए कॉलम चेंज करेंगे तो हमारा आंसर लिखने वाला कॉलम भी चेंज हो जाएगा। 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0, 0 की 5 के साथ 0, फिर 0 की 7 के साथ 0। सिमिलरली 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 7, 2 की करेंगे तो 2 10 14। ओके, अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, यानी 0 0 ऐसे लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिख दें 1 5 7 2 10 14। अब हम राइट साइड कैलकुलेट करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की क्या वैल्यू है 1 5 7, और ए ट्रांसपोज है 0 1 2। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, इसमें भी वैसे ही होगी, पहले एलिमेंट की इससे फिर इससे फिर इससे, और ये तीनों अलग अलग एलिमेंट आएंगे। 1 की 0 से 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, फिर 5 की 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। चेक कर लीजिए क्या ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए के। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ओके, हैंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ये फंक्शन है और हमें इसे कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, अगर f ऑफ 0 जिस पॉइंट पर चेक करना है वो लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल आ जाएं तो वो वाला फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगर एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ x आ जाए तो भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, और हम यहाँ इन दोनों ही बातों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू ज़ीरो पर पहली वैल्यू ये वाली एफ ऑफ ज़ीरो। देखिए अब फंक्शन में अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, तब फंक्शन आपको ये लेना है एक्स स्क्वेयर साइन वन बाई एक्स। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको ज़ीरो माइनस एच पुट करना है, और h किसे टेंड करेगा, ज़ीरो को। माइनस एच का स्क्वेयर साइन वन बाई माइनस एच। ओके, ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे हमने ज़ीरो माइनस एच ही पुट किया है इसे। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, माइनस एच का स्क्वेयर ये हो गया एच स्क्वेयर, और ये माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, साइन वन बाई एच। इनफैक्ट आप इस माइनस को यहाँ लिख दें, लिमिट से भी बाहर। ओके, अब एक बात बताइए, या यही ठीक है, चलिए यहीं लिख लेते हैं। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ हमें ज़ीरो पुट करना है, ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ वन बाई ज़ीरो करके इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं बनाना। ओके, क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ क्या होता है, ऐसे चलता है। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन की वैल्यू तो कभी इन्फिनिटी होती ही नहीं। यानी ये जो टर्म है, ये टर्म एक फाइनाइट क्वांटिटी है बिटवीन -1 एंड 1, जब लिमिट h ज़ीरो को टेंड करेगी। तो यानी आप लिखेंगे ज़ीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी a finite quantity between -1 and 1। अब ज़ीरो को अगर आप किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर ज़ीरो आ गया। थर्ड, राइट हैंड लिमिट भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट होगी, सिर्फ माइनस के प्लेस पर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर साइन वन बाई एक्स। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप पुट करेंगे ज़ीरो प्लस एच, यानी h का स्क्वेयर साइन वन बाई एच। h के प्लेस पर ज़ीरो लिखा, ये अगेन एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। कुल मिला के राइट हैंड लिमिट का आंसर भी ज़ीरो। तो अभी आपने क्या देखा, हमने देखा कि एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सभी चीज़ें इक्वल हैं। इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमें पता लगे फंक्शन की कंटिन्यूटी। अब दूसरा केस हम लेते हैं, अगर x ज़ीरो के इक्वल ना हो, जैसे हमने एट x इज इक्वल टू ज़ीरो लिया था। अब हम केस ले रहे हैं अगर x ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ओके, तो हमने कोई पॉइंट नॉन ज़ीरो ले लिया, टेक c नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सच दैट एफ ऑफ c इज इक्वल टू, हमारे पास ये फंक्शन है ये वाला, और एफ ऑफ c अगर आप x को c से रिप्लेस कर देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c हो जाएगा, यानी सी स्क्वेयर साइन वन बाई सी। ओके, अब हम इसको प्रूव करने के लिए ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं। हमने एफ ऑफ सी कैलकुलेट किया है, ये चीज़ कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसकी बारी है, लिमिट x टेंड्स टू c, एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन की वैल्यू तो वही है, क्या, एक्स स्क्वेयर साइन वन बाई एक्स। अब ये लिमिट कैसे हटेगी, लिमिट हटाने के लिए आपको x के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा, c, यानी सी स्क्वेयर साइन वन बाई सी।
ये देखिए एफ ऑफ सी की वैल्यू ये, और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू ये। क्या ये दोनों आंसर सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। ओके, इसलिए f is continuous for x not equal to 0। अगर x 0 नहीं है तो भी फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर x 0 है तो भी फंक्शन कंटिन्यूस है। इट मीन्स, लास्ट में आप बस ये लिख दें, हैंस f इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसी के साथ क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरवल्स फाइंड करने हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। 10 - 6x - 2x²। सबसे पहले आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -6x का डेरिवेटिव -6, और यहाँ पर 2 × 2 = 4x। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा जाता है। -6 - 4x = 0, माइनस का 4 राइट साइड जाकर प्लस में, और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी x की वैल्यू आ गई -3/2। इस नंबर ने नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। व्हेन x इज लेस देन -3/2, f' का साइन चेक करेंगे। f' का साइन मतलब ये देखिए, ये है f'। यदि x के प्लेस पर -3/2 से छोटी कोई वैल्यू रख दी जाए तब f' का साइन चेक करना है। ओके, -3/2 का मतलब है कि ये नंबर लाइन है। देखिए, ये है 0, ये है -1, ये है -2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5, यानी ये -3/2 ये नंबर है। इससे छोटा -2। अगर आप यहाँ x के प्लेस पर माइनस का 2 लिख देते हैं तो देखिए क्या होगा, -6 -4 -2, माइनस माइनस प्लस, 8 - 6 2। हमें इस वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ इसका साइन चेक करना होता है। ये वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी। यानी अगर x को लेस देन लिया -3/2 से तो f' का जो साइन है वो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसके लिए? फॉर x लेस देन -3/2 के लिए। ओके, अगेन व्हेन x इज ग्रेटर देन -3/2, यानी इस -3/2 से बड़ा कोई भी नंबर आप रखेंगे तब डेरिवेटिव का क्या साइन होगा? f' का साइन चेक करते हैं। मान लीजिए -1, हमें यहाँ पर माइनस का 1 लिखना है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? -6 + 4, और ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब f' लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -3/2। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे ना ए और पार्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना था। इंक्रीजिंग के लिए ये वाला इंटरवल चलेगा और डिक्रीजिंग के लिए ये। और इंटरवल बनाने के लिए आप क्या और बना सकते हैं? इंटरवल देखिए, ये है -3/2, इस तरफ -∞, इस तरफ +∞। ओके, और -∞ से -3/2, इससे छोटे तो -∞ तक ही जाएंगे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल में? -3/2 से ∞ तक। ओके, ये हैं इंटरवल्स।
हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रेशन का बड़ा ही अच्छा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए आप इसको समझिए, आप खुद ही कहेंगे कि ये तो बहुत आसान था। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी और फिर इस 2 को क्या मैं 1+1 लिख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए ये जो बात लिखी हुई है, क्या आप इसे x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे, a स्क्वायर ये +b स्क्वायर +2ab, यही टर्म्स आएंगी। अब सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, बिल्कुल आसान है ये भी। लोगरिथम x प्लस स्टेटमेंट एज इट इज प्लस में c फॉर्मूला है, इसलिए बॉक्स में ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। लोगरिथम x का मतलब ये फर्स्ट टर्म, हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? x+1 प्लस जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़। अब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, x+1 का स्क्वायर +1 ये मॉडुलस प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। लोगरिथम x+1 प्लस जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर से वही स्टेटमेंट आ जाएगी, x² + 2x + 2 प्लस c। ओके, फिनिश हो गया क्वेश्चन। और क्या देख रहे हैं? खत्म। इसकी चॉइस में देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसको हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से, और उसके लिए हमें चाहिए दूसरा फंक्शन जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो बना लेते हैं 1 को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और 1 को बना देते हैं सेकंड फंक्शन। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। देखिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी यही वाली टर्म एक बार फिर से लिखी जाती है और इन दोनों की मल्टीप्लाई का एक बार और इंटीग्रेशन करना है। आ गई बात समझ में? ओके, x को पहले लिख दीजिए, tan इनवर्स x को यहाँ माइनस, अब यहाँ पर है सिर्फ x। आप क्या करें, इसे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अभी पता चल जाएगा आपको कि हमने ऐसा क्यों किया। आपको याद है हमने ये एक रूल अप्लाई किया है अभी पीछे क्वेश्चंस में, f' डिवाइडेड बाय fx dx, यानी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, और अगर ऐसे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो आंसर होता है लोगरिथम fx प्लस c। अगेन फॉर्मूला, अगेन इन बॉक्स। ये देखिए क्या ये एक फंक्शन है? अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 2x नहीं आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। और अगर आएगा तो फिर इसीलिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। इस पर आप डायरेक्ट ये रूल लगाइए, लोगरिथम fx मतलब 1 + x² प्लस में c। फिनिश, खत्म। था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस दिस एंड दिस। अगर एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन है तो आप ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको ध्यान हो तो ट्रायंगल के एरिया का रूल होता है 1/2 AB क्रॉस AC। आया याद? चलिए मैं अभी आपको याद दिला देती हूँ। ये जो आपके पास ये पॉइंट्स गिवन है, हम सबसे पहले इन्हें लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन पॉइंट्स आर A 1 1 1, B है 1 2 3 एंड C है 2 3 1। ओके, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB।
ए बी कैसे फाइंड करेंगे? बी में से ए वाले आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। 1 - 1 0, 1 - 1 i, फिर 2 - 1 j, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए 3 - 1 k। ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। 2 - 1 का आंसर 1 यानी सिर्फ j, 3 - 1 का आंसर 2 और साथ में k। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। ए सी के लिए सी में से ए वाले घटेंगे, 2 में से 1, सब में से आपको 1 1 घटाना है। 2 - 1, 3 - 1 j, 1 - 1 k। 2 - 1 का आंसर 1 यानी i प्लस 2j, और ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम फाइंड करेंगे ए बी क्रॉस ए सी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जाती है? पहली रो आई जे के चलती है, और फिर यहाँ आई का कोफिशेंट 0 है, जे का 1 है, के का 2, 0 1 2। यहाँ आई और जे के कोफिशेंट्स हैं 1 2, लेकिन के नहीं है तो उसके नाम की 0। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए आई लिखा, इनकी क्रॉस 0, 2 2 ज़ा 4, 0 - 4। फिर जे के आगे क्या लगता है? माइनस। ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटाने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 और 2 1 ज़ा 2 यानी 0 - 2 प्लस के। इस क्रॉस में से ये क्रॉस माइनस होगा यानी 0 - 1। ये आएगा -4i प्लस 2j माइनस के। अब हमें ए बी क्रॉस ए सी की लेंथ, ए बी क्रॉस ए सी लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है किसी भी वेक्टर की? इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और अंडर रूट। 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, और ये आ गया अंडर रूट 21। ओके, बस अब लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 ए बी क्रॉस ए सी की लेंथ यानी अंडर रूट 21। फिनिश, आंसर आ गया। ओके, और इसी के साथ ये सेक्शन सी आपने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।